ये जितने भी फैक्टर्स अभी मैंने डिस्कस करे हैं, आपको सुनने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, एंड बिफोर स्टेपिंग इनटू योर रिसर्च वर्ल्ड बिल्कुल सीरियसली कंसिडर करने की ज़रूरत है। डोंट जस्ट रश इनटू पीएचडी बिकॉज यू हैव अ फेलोशिप। ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपके पीएचडी ज्वाइन करने का। So hello everyone, this is Dr. Nisha Gupta and I'm here to share a few things with you जो कि आपको पता होना चाहिए before jumping into your PhD journey. Point number 1 is कि क्या PhD करना है या नहीं. I have already uploaded a video to make a decision that whether you want to go for PhD or not. I will not make this video so long, so I will provide the link of that video in those factors which you should consider before going into your PhD. So please watch it and then decide. Now I wanted to let you know the actual scenario कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होंगी जब आप PhD ज्वाइन करने वाले हैं. फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज टाइम मैनेजमेंट. टाइम निकलते जाएगा एंड आपके जो ऑब्जेक्टिव्स एक्सपेक्टेड हैं वो कंप्लीट नहीं होंगे. आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा रिपीट कर लिया, मैंने बहुत तरह से बहुत वर्सेटाइल टेक्निक्स लगा के मैंने उसको ट्राई किया लेकिन वो हो नहीं रहा है. एंड जैसे जैसे ईयर्स पास होते हैं PhD में, यू हैव दैट प्रेशर ऑफ publishing a paper because without having a single paper you can't submit your PhD thesis. So उसका भी एक प्रेशर होता है. तो ये जो सबसे पहले एक है कि आपको फर्स्ट ईयर से ही ऐसा करके चलना है कि आपका जो भी काम है उसके थ्रू आप एक पेपर निकाल सकें. सो यू हैव टू कोप अप विद दैट प्रेशर कि आपको अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको बहुत सेटिस्फैक्टरीली फुलफिल करना है. एंड नॉट ओनली दैट, यू हैव टू पब्लिश अ पेपर ऑफ योर वर्क. सो इसके अलावा अगर हम बात करें, सो इफ यू आर अ JRF you will upgrade into SRF after 2 years. So for that only in some institute there is a requirement of a single paper. तो अगेन आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है कि आपका अपग्रेडेशन करना है, वेदर आपको 3rd से 4th ईयर जाना हो, 4th से 5th ईयर जाना हो, तो वो प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है. नाउ इसके अलावा जो करना है वो होता है टाइम मैनेजमेंट में ही आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस. क्योंकि PhD में पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल भी बैलेंस नहीं होता है. मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अगर आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स यानी कि आपके रिसर्च लाइफ में सब कुछ बैलेंस चल रहा है तो सब कुछ ठीक है. लेकिन ऐसा कभी भी इन रियलिटी नहीं होता है. कई बार आप स्टक हो सकते हैं अपने एक ऑब्जेक्टिव में, तो वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लाता है लाइफ में, और उसकी वजह से हमारी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है. पर्सनल लाइफ इन्फ्लुएंस होने की वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो स्कॉलर्स में है वो देखने को मिलती है. एंड हम इससे डिनाई भी नहीं करते, ये होता ही है. आप किसी भी रिसर्च स्कॉलर से पूछिए उनका मेंटल स्टेटस, तो वो उस स्टेट में भी नहीं होते कि वो अपना मेंटल स्टेटस किसी से डिस्कस कर पाए. सो दिस इज अ फैक्ट. तो आपको ये सारी चीज़ें जो आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ फेलोशिप है उसलिए PhD करना है, दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू डू सो. नेक्स्ट थिंग जो डिस्कस करना चाहती हूँ मैं, वो है आपका वर्क लाइफ बैलेंस. जो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का, जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो आपको रिसर्च लाइफ में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. ये भी मैं अपने ही एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, इफ यू आर अ यूनिवर्सिटी ग्रेड स्टूडेंट देन यू विल गेट सम टाइम फॉर यू. बट इफ यू आर फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड रिसर्च लैब देन आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो एकदम ज़ीरो हो जाएगा. बिकॉज अब वो 24/7 ओपन लैब्स होते हैं. आपके PI का आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि तुम्हें ये जो वर्क है वो इतने विद इन टाइम पीरियड करके देना है. यू हैव टू डू योर मैन्युस्क्रिप्ट, यू हैव टू डू योर कॉन्फ्रेंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइनअप. तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम अगेन सेइंग कि ये सारे जो मैं बातें शेयर कर रही हूँ ये सारी चीज़ें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. जो यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर होते हैं उनके पास थोड़ा सा, आई एम नॉट सेइंग अ बिग डिफरेंस, बट हाँ अगर हम कंपेयर करें कि एक सेंट्रलाइज्ड लैब से और एक यूनिवर्सिटी लैब, तो उनके पास में थोड़ा सा टाइम होता है कि नेशनल हॉलीडे पे उनको हॉलीडे मिलता है. एक टाइम के बाद उन्हें घर जाना पड़ता है बिकॉज 24 आवर्स ओपन लैब नहीं होता है वहाँ पे. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा रिलैक्स कर देती हैं. बिकॉज आप सीधी सी बात सोचिए ना, अगर आप 9 बजे लैब गए हैं सुबह के, रात के 9 बजे तक आप काम कर रहे हैं, क्या एक ह्यूमन माइंड में उतना कैपेसिटी होता है कि वो 12 आवर्स विदाउट एनी ब्रेक काम करता रहे? ऑफकोर्स नॉट. तो वो सिर्फ रुका हुआ है बिकॉज वो वहाँ का रूल है, वो उसको फॉलो कर रहा है. तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी, हम किस पे फोकस करें, हम क्वांटिटी पे फोकस करें, क्वालिटी पे फोकस नहीं कर रहे हैं. बट वहीं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की बात करें तो वो एक लिमिटेड टाइम होता है, जस्ट
लेट्स से 10 to 5, 10 to 6 इस टाइम पीरियड में वो काम करता है, उसके बाद वो घर चला जाता है। तो वो घर जाने के बाद में वो थोड़ा सा जो वहाँ का स्ट्रेस है और फ्रस्ट्रेशन है, जो वर्कलोड है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। उस कम होने की वजह से क्या होता है, उसे खुद के लिए कुछ टाइम मिलता है। भले वो उस टाइम को यूज ना करे अपने वेलबींग के लिए, बट उस टाइम में रिलैक्स होके वो नेक्स्ट डे के लिए भी प्लान कर सकता है। बट ये चीजें मैंने जो एक्सपीरियंस करी है वो सेंट्रलाइज्ड लैब में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपको ये चीज भी कंसिडर करना है, इफ यू आर गोइंग इन अ फैंसी सेंट्रलाइज्ड लैब, देन ऑल्सो आपको उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होना पड़ेगा कि आपको उतने वर्क आवर्स देने पड़ेंगे एंड जब भी आपको नीड हो आपको जाना पड़ेगा। इसके बहुत सारे प्रोज भी हैं, जैसे आपका कोई एक्सपेरिमेंट है 12 आवर्स का, आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, 6 आवर्स का उसको भी परफॉर्म कर सकते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपका किसी टाइम पे कोई एक्सपेरिमेंट लगा है तो आपका 24/7 ओपन लैब है, तब कभी भी जाके अपने अकॉर्डिंग एज पर योर कन्वीनियंस आप कर सकते हैं। तो हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। तो आपको अपना पीएचडी करते वक्त इस वर्क लाइफ बैलेंस वाला जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि पीएचडी ऐसा नहीं है कि आपका 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा। इट विल टेक अराउंड 5 to 7 ईयर्स, इन बिटवीन 5 to 7 ईयर्स आपका लगेगा। तो उसमें आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। आपके पास में स्ट्रेस की तो कोई कमी नहीं होगी, एकदम भर भर के स्ट्रेस होगा, बहुत सारे डेडलाइंस आपको मीट करने होंगे, बहुत सारे आपको टास्क उस बीच में असाइन किए जाएंगे जो आपको कंप्लीट करने होंगे। और सिर्फ यही नहीं, वो जो टास्क हैं आपको करने होंगे अदर देन योर पीएचडी। और आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मेरा कुछ एक्सपेरिमेंट लगा हुआ है या मेरा कुछ मैन्युस्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। यू विल हैव टू डू दैट बिकॉज वो आपके ऊपर से प्रेशर होता है, पर जो डाली जाती हैं वो आपको करना पड़ता है। तो ये दूसरा फैक्टर भी हो गया कि वर्क लाइफ बैलेंस तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देके जाएगा। थर्ड चीज़ जो होता है, थर्ड एंड अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द वर्क एनवायरनमेंट। आप किसी भी लैब में काम करो, चाहे वो एक यूनिवर्सिटी का लैब हो या फिर कोई सेंट्रलाइज्ड लैब हो, यू शुड नो अबाउट द एनवायरनमेंट इन दैट पर्टिकुलर लैब रिगार्डिंग योर नेचर ऑफ योर पीआई एंड ऑल योर सीनियर्स, या फिर जो भी लैबमेट्स आपके होंगे वो किस तरह के हैं, ये आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये डायरेक्टली तो पता नहीं चलेगा, किसी से हम पूछेंगे कि XYZ कैसा है तो वो एग्जैक्टली हमें तो वैसा बताएंगे नहीं, बट इट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ये सब ट्रैक करने की कोशिश करें। आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आप किसी भी लैब में जाने से पहले थोड़ा सा रिसर्च करके जाइए। रिसर्च में जा ही रहे हैं तो थोड़ा सा रिसर्च उस लैब में जाने से पहले भी कीजिए कि जो आपका पीआई है उनके कितने फ्रीक्वेंट पेपर्स आ रहे हैं, कितना फ्रीक्वेंट वो पेपर डिलीवर कर पा रहे हैं, पब्लिश कर पा रहे हैं, एंड उससे आपको पता चलेगा कि वो लैब कितना एक्टिव है। सेकेंड थिंग, आप ये देखिए कि उस पेपर में जो ऑथर्स हैं क्या वो कॉमन ही ऑथर्स हैं। उसके थ्रू आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि सपोज उनके किसी ईयर में 3 पेपर आए हैं, लेट्स सपोज 24 में 3 पेपर आए हैं, उन 3 पेपर में कौन कौन से को ऑथर्स हैं, क्या वो को ऑथर्स एकदम कॉमन है, क्या हर साल वही लोग आए हैं। तो आप कंपेयर कीजिए 24 के अलावा 23 से, 22 से, 21 एंड लाइकवाइज। तो हर ईयर आप कंपेयर कीजिए क्या वही ऑथर्स के पेपर आ रहे हैं, इट मीन्स कि वही ऑथर्स लगे हुए हैं, उनके अलावा क्या कोई नए ऑथर्स नहीं है, नए मेंबर्स नहीं है लैब में। सो ये सारी चीजें आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। नाउ सेकंड थिंग, आप टॉपिक पे भी रिसर्च कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर एरिया में वो काम कर रहे हैं, उसी एरिया में वो पेपर कर रहे हैं जिस चीज का वो लैब है। तो ये सारी चीजें आपको रिसर्च करनी होंगी पहले, बिफोर स्टेपिंग इनटू योर रिसर्च वर्ल्ड। इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत सारी चीजें पहले से पता चल जाएंगे कि कितना अप्रोक्सीमेटली टाइम लग रहा है एक पीएचडी अवार्ड होने में उस लैब में। इससे आपको आइडिया होगा कि उस लैब में पीएचडी के लिए कितना टाइम लग रहा है। सो यू विल हैव अ फेयर आइडिया कि अगर आप उस लैब में ज्वाइन करेंगे तो रफली आपको इतने साल लगेंगे। नाउ इसके अलावा भी कुछ चीजें जो डिस्कस करनी है वो ये करनी है, हॉलीडेज। अगर आप रिसर्च वर्ल्ड में जा रहे हैं तो मैं पर्सनली ये बोलूंगी कि बहुत ज़्यादा छुट्टी की एक्सपेक्टेशन रखना इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं और हमें बहुत कम मिलता है तो कहीं ना कहीं वो सीधे हिट होता है और उस वजह से फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और बहुत ज़्यादा एंगर, ये सारे इश्यूज होने लग जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि अगर आप रिसर्च में जा रहे हैं यू विल हैव टू गिव योर लॉट ऑफ एफर्ट्स। बहुत सारी चीज़ें, आप स्टूडेंट नहीं रह गए कि आपको हर छुट्टी के दिन में छुट्टी चाहिए। आप खुद ही अगर रिसर्च में जाएंगे तो यू विल प्लान योर एक्सपेरिमेंट्स अकॉर्डिंगली। आप खुद ही अपना 100% देंगे। जहाँ पे आपको लगा हुआ कि रेस्ट कर लूँ मैं थोड़ा सा, या मैं आज के दिन ब्रेक ले लूँ, लेकिन आपका
जो माइंड है वो कहेगा कि नहीं, आज के दिन ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा सकता है, सो आई विल डू दैट। ये सारी चीजें जो हैं वो आपको सिंसियरली प्लान करनी होंगी कि क्या आपको उस टाइम में रेस्ट करना है या आपको अपने एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट करने हैं। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है वो कहीं ना कहीं आपको दो सिचुएशन में डाल सकता है। अगर आपका डिसीजन सही है, यानी अगर आप प्रायोरिटी देते हैं अपने काम को, तो आप स्ट्रेस और ये जो मैं बार बार बोल रही हूँ एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, उससे निकल के सेटिस्फैक्शन की तरफ जाएंगे। बिकॉज एक एक्सपेरिमेंट भी आपका अगर फैक्टरली कंप्लीट होता है तो जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है वो मैच ही नहीं है उसका किसी चीज से। तो आपके में भी वो स्पार्क होना चाहिए कि मुझे मेरी ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए एंड वो खुद डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर कि मुझे ये टास्क जो है वो इतने टाइम पीरियड में परफॉर्म करना है। अब ये कैसे होगा? इसके लिए आपको बहुत अच्छे माइंड से बैठ के अपनी सारी चीज़ें प्लान आउट करनी होंगी कि फॉर द वेरी फर्स्ट मंथ मुझे ये चीज़ें करनी है, ये एक्सप्लोर करना है। एंड साइड बाय साइड आपको लिटरेचर एनालिसिस भी करते जाना है, बिकॉज लिटरेचर एनालिसिस के बिना आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। एंड ये सब तो रही रिसर्च की बातें। जो इसके अलावा जो मैं आपको बता रही हूँ, पीएचडी के साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो होता है कि आप अपनी हॉबीज को या फिर जो आपको अच्छा लगता हो अपने फ्री टाइम में करना, आप वो सारी चीजें मिस कर देते हैं। और ये क्यों होता है? बिकॉज हम एक बैलेंस नहीं बैठा पाते हैं अपने पीएचडी और अपनी पर्सनल लाइफ में। तो आपको क्या करना है? आपको एक बैलेंस बढ़ा के चलना है। यानी ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, पीएचडी है, ये आपका पर्सनल लाइफ है। तो उन दोनों को बैलेंस कैसे करना है ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज अगर आप ये सोच के चलेंगे कि नहीं सिर्फ पीएचडी करना है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं, रिजल्ट शो करना है, मैन्युस्क्रिप्ट लिखना है, पब्लिश करना है, देन थिंग्स विल बी जस्ट वहीं पर रुक जाएंगी। तो आप ये सब ना सोच के आप ये सोचे कि जो आपकी हॉबीज हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है, तो ट्रैवलिंग वाला जो चीज़ है, यू विल से कि छुट्टी तो हम ले नहीं सकते, ट्रैवल कैसे करेंगे? तो ट्रैवलिंग वाला जो चीज़ है वो आसपास कहीं आप जा सकते हैं। अगर आपका कुछ लॉन्ग ब्रेक है, इन बिटवीन सैटरडे संडे आप जा सकते हैं। अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं है किसी मंथ में, एक मंथ में आप एक बार, तो सैटरडे संडे आसपास कहीं जा ही सकते हैं। मैं आसपास की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रही हूँ। उसके अलावा अगर आपका कोई और हॉबीज़ है तो आप उसको टाइम दे सकते हैं, सो दैट आपके ही पीएचडी के लाइफ में आप रिसर्च भी कर रहे हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है वो भी कर रहे हैं। बिकॉज ये जो साल है, मैं फिर से ये बात बोल रही हूँ कि एक पीएचडी एक जर्नी है, 5 to 7 years अप्रोक्सीमेटली लगते हैं उसमें। तो उस जर्नी को पैथेटिक बनाने के बजाय आप एंजॉयबल भी बना सकते हैं। सो ये जितने भी फैक्टर्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। ये जितने भी फैक्टर्स अभी मैंने डिस्कस करे हैं, आपको सुनने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, एंड बिफोर स्टेपिंग इनटू योर रिसर्च वर्ल्ड बिल्कुल सीरियसली कंसिडर करने की ज़रूरत है। सिर्फ आपके पास फेलोशिप है और इसीलिए आप पीएचडी में जा रहे हैं, देन आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर कीजिए एंड आपको पीएचडी में जाना है या नहीं जाना है, इसका डिसीजन अगर लेना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो ज़रूर देखें। इससे भी आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाएगी। एंड इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स, यू कैन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड ऑल्सो अगर आपके कोई डाउट्स हैं, अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं रिसर्च से रिलेटेड या फिर किसी एग्जाम से प्रिपरेशन से रिलेटेड या एनीथिंग अबाउट योर करियर, प्लीज comment below. I will be happy to help you. So thank you so much for watching.